माय डियर स्टूडेंट, विज्ञान जगत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको पिछली जो क्लास ली थी मैंने उसमें आपको बहिस्रावी ग्रंथियों का वर्गीकरण पढ़ा रहा था। उसमें उस वर्गीकरण के मुख्य 4 बिंदु थे और उनमें से मैंने 3 वर्गीकरण के मुख्य बिंदुओं को पढ़ा दिया था आपको, जिसमें से पहला वर्गीकरण का आधार हमने रचनात्मक जटिलता के आधार पर डिवाइडेशन किया था। उसमें हमने आपको 2 प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथियां पढ़ाई थी। एक थी आपकी सरलतम बहिस्रावी ग्रंथियां और दूसरी थी आपकी जटिल बहिस्रावी ग्रंथियां। उसके बाद मैंने वर्गीकरण का मुख्य बिंदु दूसरा नंबर का लिया स्रावी इकाई की आकृति के आधार पर। वर्गीकरण की जो इकाई है उसमें मैंने इसकी आकृति को मूल आधार बनाया, जिसके आधार पर मैंने तुम्हें 3 प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथियां पढ़ाई थी। जिसमें प्रथम पढ़ाया था आपको मैंने नंबर 1 कूपिकीय ग्रंथियां, दूसरी पढ़ाई थी मैंने कोष्ठकीय ग्रंथियां और तीसरी पढ़ाई थी मैंने नालाकार ग्रंथियां। तीनों ग्रंथियों को पढ़ाने के पश्चात हमने तीसरे बिंदु के आधार पर स्त्रावण की विधि के आधार पर 3 प्रकार की मैंने फिर तुम्हें बहिस्रावी ग्रंथियां पढ़ाई थी। नंबर 1 पहली जो ग्रंथि थी उसमें मैंने एक को रखा था नाम मीरोक्राइन, दूसरे को रखा था एपोक्राइन और तीसरे को रखा था होलोक्राइन। तीनों प्रकार की जो ग्रंथियां थी उसको मैंने आपको पढ़ा दिया था। पढ़ाने के पश्चात आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चौथे नंबर के बिंदु को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बहिस्रावी ग्रंथियों के वर्गीकरण का चौथा बिंदु हमने लिया था स्रावी पदार्थ की प्रकृति के आधार पर। जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं उनके द्वारा जो पदार्थ स्रावित किया जा रहा है उसकी प्रकृति क्या रहेगी, प्रकृति का आधार क्या है, उसी के आधार पर बहिस्रावी ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 सीरमी बहिस्रावी ग्रंथियां। इसमें जो श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्लैंड होती है जो मनुष्य की स्किन में पाई जाती है। आंतरिक ग्रंथियां जो कि आंत्र में इंटेस्टाइन में उपलब्ध होती है। ये ग्रंथियों के द्वारा छोड़ा गया स्राव एक पारदर्शी पानी के समान होता है, पारदर्शी जल के समान, वाटर के समान होता है। इसे सीरम नाम दिया गया है और इसीलिए ग्रंथियों को सीरमी ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपको मैंने दोनों बोल दिए, स्वेट ग्लैंड अर्थात श्वेत ग्रंथियां और आंतरिक ग्रंथियां इसका उदाहरण रहेगी। फिर दूसरा नंबर का पॉइंट आता है श्लेष्मल ग्रंथियां अर्थात म्यूकस ग्लैंड। जठररस स्रावित करने वाली जठर ग्लैंड और लालारस स्रावित करने वाली सैलेवरी अर्थात लाल ग्रंथियां अपने स्राव को प्रोटीन युक्त गाढ़े पदार्थ के रूप में स्रावित करती है। इस पदार्थ के कारण इस पदार्थ को, जैसे ये चिपचिपा होता थोड़ा सा, इस पदार्थ को आप श्लेष्मा बोल सकते हो, म्यूकस बोल सकते हो। इसीलिए इन ग्रंथियों को श्लेष्मल ग्लैंड के नाम से जाना गया है, श्लेष्मल ग्रंथियों के नाम से जाना गया है। और तीसरी जो ग्रंथि है उसमें मैं इन दोनों नामों को मिक्स कर रहा हूं, इसलिए नाम बना है मिश्रित ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीरम के रूप में और श्लेष्मा दोनों के रूप में ही स्रावित करती है, ऐसी ग्रंथियों को मिश्रित ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसमें आपकी अधिकांश है जठर ग्लैंड अर्थात जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड आ जाएंगी और कुछ सैलेवरी ग्लैंड, लाल ग्रंथियां इसका उदाहरण रहेंगी। तो बच्चों, मैंने आपको बहिस्रावी ग्रंथियों का वर्गीकरण के 4 बिंदु क्लियर करवा दिए हैं। 3 बिंदुओं की विवेचना तो मैं लेक्चर नंबर 3 में कर चुका हूं, लेकिन चौथे नंबर के लेक्चर में स्रावी पदार्थ की प्रकृति को आधार बनाते हुए इसके 4 बिंदु मैंने आपको, 3 बिंदु मैंने क्लियर कर दिए हैं
कि स्त्रावी पदार्थ की प्रकृति के आधार पर बहिस्त्रावी ग्रंथियों को मैंने 3 भागों में बांटा है, एक सीरमी, एक श्लेष्मल और एक मिश्रित। जिन ग्रंथियों से पारदर्शी जल के समान पानी के समान सीरम छोड़ा जाता है उन्हें सीरमी ग्रंथियां, जिन ग्रंथियों के द्वारा अपने स्त्राव को प्रोटीन युक्त गाढ़े पदार्थ के रूप में छोड़ा जाता है, श्लेष्मा के रूप में छोड़ा जाता है, उन्हें श्लेष्मल ग्लैंड। और ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्त्राव को सीरम और श्लेष्मा दोनों के ही रूप में स्त्रावित करती है उनको मैंने मिश्रित ग्लैंड के नाम से जाना है। इस प्रकार से बहिस्त्रावी ग्रंथियों का वर्गीकरण आपका समाप्त होता है। इसी लेसन को मैं आगे बढ़ाते हुए अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बहिस्त्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको 8-9 ग्रंथियों को पढ़ाऊंगा। इसमें छोटी छोटी संक्षिप्त रूप में हमारे पाई जाने वाली ग्रंथियां जो कि स्त्राव छोड़ती है और हमारे शरीर में उपलब्ध होती है, शरीर में पाई जाती है, उन अन्य महत्वपूर्ण बहिस्त्रावी ग्रंथियों को आगे पढ़ने के लिए नेक्स्ट लेक्चर आप अटेंड करें। ठीक, ओके, थैंक यू।